प्रणाम दोस्तों। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था हिंदी भाषा का परिचय, जिसमें हमें ध्वनि, स्वर, व्यंजन और शब्द संपदा के बारे में पढ़ा था। आगे आगे के वीडियो में हम मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना के बारे में जानेंगे। तो इसमें पद संरचना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, विकारोत्पादक तत्व, लिंग, वचन, वाक्य संरचना देखेंगे। तो आज हम इस वीडियो में हिंदी की पद संरचना और हिंदी की संज्ञा व्यवस्था को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी मानक की व्याकरणिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो किसी भाषा में निहित व्यवस्था उसके व्याकरण पर निर्भर करती है। किसी भी भाषा में निहित कोई भी व्यवस्था किस पर निर्भर करती है? तो व्याकरण पर निर्भर करती है। व्याकरण का अध्ययन 4 भागों में बांटकर किया जा सकता है। व्याकरण का अध्ययन कितने भागों में बांटकर किया जा सकता है? 4। तो कौन कौन है? तो पहला है पद संरचना, दूसरा कारक व्यवस्था, तीसरा विकारोत्पादक तत्व और चौथा वाक्य संरचना। तो किसी भी भाषा में निहित व्यवस्था उसके व्याकरण पर निर्भर करता है। व्याकरण का अध्ययन 4 भागों में बांटकर किया जा सकता है: पद संरचना, कारक व्यवस्था, विकारोत्पादक तत्व और वाक्य संरचना। तो हम क्रमशः इन चारों भागों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हिंदी की पद संरचना। तो हिंदी की पद संरचना पर आरंभिक चर्चा शब्द संपदा के अंतर्गत की जा चुकी है। हमने जो पिछले वीडियो में शब्द संपदा के बारे में पढ़ा, उसमें हिंदी की पद संरचना के बारे में चर्चा की जा चुकी है। शब्द और पद प्रायः समानार्थक शब्द है। शब्द और पद प्रायः क्या है? समानार्थक शब्द है। इनमें अंतर सिर्फ यह है कि व्याकरण की व्यवस्था से युक्त होने के बाद शब्द पद कहलाते हैं। व्याकरण की व्यवस्था से युक्त हो जाने के बाद शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। पहले बताया जा चुका है, अर्थात पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि हिंदी के पद 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी के पद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी। हिंदी के पद 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी पदों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शामिल है। तो विकारी पदों में क्या क्या शामिल है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शामिल है। जबकि अविकारी पदों में क्रिया, विशेषण, योजक या समुच्चयबोधक। तो अविकारी पदों में क्रिया, विशेषण, योजक या समुच्चयबोधक, संबंध बोधक तथा विस्मयादि बोधक पद शामिल है। अविकारी पदों के संबंध में जो चर्चा पहले हो चुकी है वह पर्याप्त है। विकारी पदों के संबंध में यहाँ विस्तृत चर्चा की जा रही है। तो अविकारी पदों के बारे में ऊपर जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा वो पर्याप्त है, और आगे इस वीडियो में जितना भी पढ़ेंगे पद संरचना वह विकारी पदों से संबंधित होगा। तो आगे देखते हैं हिंदी की संज्ञा व्यवस्था। तो हम यहाँ क्या संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो हिंदी की संज्ञा व्यवस्था क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले परिचय देखते हैं। संज्ञा वह पद है। संज्ञा क्या है? एक पद है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार, भाव, द्रव्य, समूह या जाति के नाम को व्यक्त करता है। तो संज्ञा वह पद है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार, भाव, द्रव्य, समूह या जाति के नाम को व्यक्त करता है। वाक्य निर्माण से पूर्व संज्ञा पद प्रातिपदिक कहलाता है। वाक्य निर्माण से पूर्व संज्ञा पद प्रातिपदिक कहलाता है। प्रातिपदिक। किंतु कारक के अनुसार विभक्ति या परसर्ग से जुड़कर
अहि प्रतिपादिक संज्ञा पद बन जाता है। तो हमने देखा कि वाक्य निर्माण से पूर्व, वाक्य निर्माण से पहले संज्ञा पद क्या होता है? प्रातिपदिक हो कहलाता है। वाक्य निर्माण से पूर्व संज्ञा पद प्रातिपदिक कहलाता है, किंतु कारक के अनुसार विभक्ति या परसर्ग से जुड़कर अहि प्रतिपादिक क्या कहलाता है? संज्ञा पद बन जाता है। आगे है संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद क्या है, आगे देखते हैं। तो हिंदी में संज्ञाओं को प्रायः 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। हिंदी में संज्ञाओं को प्रायः 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। कुछ विद्वान इन तीन के अतिरिक्त दो और वर्गों को भी स्वीकार करते हैं। तो ऊपर जो व्यक्तिवाचक, संज्ञावाचक व भाववाचक है, उसके अतिरिक्त विद्वान 2 और वर्गों को स्वीकार करते हैं। वे वर्ग है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा के अतिरिक्त भी 2 वर्ग होते हैं संज्ञा के। वे हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब यह मान लिया गया है कि ये दोनों वर्ग जो बाद में अभी देखें, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा के अतिरिक्त ये जो 2 वर्ग हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये दोनों वर्ग संज्ञा के स्वतंत्र भेद ना होकर, ये संज्ञा के इन तीनों के अलावा अलग से भेद ना होकर जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद है। तो ये जो बीच वाला जातिवाचक संज्ञा, इसी के उपभेद है द्रव्यवाचक और समूहवाचक। संज्ञा के भेदों का परिचय इस प्रकार है। तो ये जो संज्ञा के 3 और 2 मिलकर 5 भेद है, इसका नीचे परिचय है। तो एक एक करके आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी या वस्तु विशेष का नाम बताने वाला पद व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। उदाहरण के लिए राम, श्याम, सीता, दिल्ली, कानपुर इत्यादि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा जब कोई पद किसी वर्ग के नाम को व्यक्त करता है, जब कोई पद किसी वर्ग के नाम को व्यक्त करता है तो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी न किसी जातिवाचक वर्ग का सदस्य होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी न किसी जातिवाचक वर्ग का सदस्य होता है। उदाहरण के लिए राम और श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा की सदस्य है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा के वर्ग का ही सदस्य होता है। जैसे राम और श्याम, ये क्या है? मनुष्य जातिवाचक संज्ञा के ही सदस्य हैं। तो हमने देखा कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 उपभेद की चर्चा भी की जा सकती है। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 उपभेद की भी चर्चा की जा सकती है। तो वे कौन कौन थे? तो समूहवाचक और क्या था? द्रव्यवाचक। तो सबसे पहले समूहवाचक देखते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा वे पद है जो किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तुओं के समूह को व्यक्त करता है। तो समूहवाचक संज्ञा वे पद है जो किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तुओं के समूह को व्यक्त करते हैं। इन्हें समूह होने के कारण व्यक्तिवाचक नहीं मान सकते, वह विशिष्ट होने के कारण जातिवाचक नहीं मान सकते। इन्हें समूह होने के कारण व्यक्तिवाचक नहीं मान सकते और विशिष्ट होने के कारण
जातिवाचक नहीं मान सकते हैं। उदाहरण के लिए सेना आगे बढ़ रही है, सेना आगे बढ़ रही है। वाक्य में सेना क्या है? समूहवाचक संज्ञा के पद है। तो आगे देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा यदि कोई संज्ञा किसी पदार्थ का बोध कराती है। द्रव्यवाचक संज्ञा वह है यदि कोई संज्ञा किसी पदार्थ का बोध कराती हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यदि कोई संज्ञा किसी पदार्थ का बोध कराती हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए पानी भर गया, तो पानी भर गया में पानी क्या है? पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो संज्ञा के अंतिम वर्ग है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा तो जब कोई पद किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, जब कोई पद किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, स्वभाव या स्थिति को अथवा किसी भाव, विचार, अनुभव, भावना आदि को व्यक्त करते हैं तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जब कोई पद किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, स्वभाव या स्थिति को अथवा किसी भाव, विचार, अनुभव, भावना आदि को व्यक्त करे तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए विनम्रता, प्रेम, घृणा, मानवता, बचपन, बुढ़ापा आदि भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। भाववाचक संज्ञाएं प्रायः अन्य शब्दों अर्थात जातिवाचक संज्ञाओं, क्रियाओं, विशेषणों आदि में ई, त्वा, ता, पन, पा, बट आदि प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। तो भाववाचक संज्ञाएं के उदाहरण है विनम्रता, प्रेम, घृणा, मानवता, बचपन, बुढ़ापा आदि। और भाववाचक संज्ञाएं प्रायः अन्य शब्दों में ई, त्वा, ता, पन, पा, बट आदि प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। आगे क्या है? आगे है वर्गीकरण की अनिश्चयात्मकता। तो संज्ञाओं के ये वर्ग जो हमने ऊपर पढ़ा पूर्णतः निश्चयात्मकता नहीं है। संज्ञाओं के ये वर्ग पूर्णतः निश्चयात्मक नहीं है। कभी कभी संज्ञाएं विशेष प्रयोग के कारण अपना वर्ग बदलती है। संज्ञाओं के ये वर्ग जो हमने ऊपर पढ़ा पूर्णतः निश्चयात्मक नहीं है। कभी कभी संज्ञाएं विशेष प्रयोग के कारण अपना वर्ग बदलती है। जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष गुण के साथ जुड़ जाती है, जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष गुण के साथ जुड़ जाती है तो उसका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होने लगता है। जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष गुण के साथ जुड़ जाती है तो उसका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होने लगता है। जैसे वह आधुनिक भारत का जयचंद है। वाक्य में जयचंद व्यक्तिवाचक नहीं बल्कि जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार किसी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्त करने वाला पद, यदि किसी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्त करने वाला पद यदि किसी व्यक्ति के नाम से गहराई से जुड़ जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। किसी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्त करने वाला पद यदि किसी व्यक्ति के नाम से गहराई से जुड़ जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे नेताजी ने कहा था,
नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वाक्य में नेताजी पद सुभाष चंद्र बोस के लिए आया है, अतः यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक नहीं। आगे है संस्कृत व अंग्रेजी से तुलना। तो संज्ञा का क्या किया गया है, संस्कृत और अंग्रेजी से तुलना। तो अंग्रेजी में संज्ञाएं प्रायः वचन परिवर्तन के अपवाद को छोड़कर प्रायः अविकारी बनी रहती है। अंग्रेजी में संज्ञाएं प्रायः वचन परिवर्तन के अपवाद को छोड़कर प्रायः अविकारी बनी रहती है, जबकि हिंदी में संज्ञा विकारी पद है। हिंदी में संज्ञा क्या है, विकारी पद है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी और हिंदी से कंपेयर, तो गर्ल्स कम हेयर, ये अंग्रेजी में कहा जाता है गर्ल्स कम हेयर, और हिंदी में लड़कियों यहाँ आओ, लड़कियों यहाँ आओ। अगला है गर्ल्स आर गोइंग, यहाँ लड़कियाँ जा रही है, यहाँ गर्ल्स अंग्रेजी में सेम है, लेकिन हिंदी में यहाँ लड़कियाँ क्या हुआ, लड़कियाँ में बदल गई। हिंदी की संज्ञा संरचना संस्कृत की तुलना में काफ़ी सरल है। हिंदी की जो संज्ञा संरचना है संस्कृत की तुलना में काफ़ी सरल है। इसका कारण यह है कि संस्कृत में 8 कारक, संस्कृत में कितने कारक है, 8 कारक, 3 लिंगों तथा 3 वचनों के कारण संस्कृत में 8 कारकों, 3 लिंगों, 3 वचनों के कारण संज्ञा के 72 रूप बनते थे। संस्कृत में संज्ञा के 72 रूप बनते थे, लेकिन हिंदी में लिंग व वचन 2-2 रह गए हैं। हिंदी में लिंग और वचन कितने हैं, 2-2, और कारक रचना में विभक्तियों का स्थान परसर्गों ने ले लिया है। और हिंदी में कारक रचना में जो विभक्तियों है उसका स्थान परसर्गों ने ले लिया है, इसलिए संज्ञा रूपों की विविधता काफ़ी कम हो गई है। किसमें, तो हिंदी में। तो निष्कर्ष दिया हुआ है इसमें लास्ट में। तो कुल मिलाकर हिंदी की संज्ञा व्यवस्था व्याकरण के दायित्वों का कुशल निर्वाह करती है। हिंदी की संज्ञा व्यवस्था व्याकरण के दायित्वों का कुशल निर्वाह करती है, यद्यपि यह संस्कृत के सरलीकरण से बनी है। हिंदी क्या है, संस्कृत के सरलीकरण से बनी है, किंतु इस सरलीकरण की परिणति और तार्किकता में नहीं हुई। किंतु जो हिंदी संस्कृत के सरलीकरण से बना है, यह सरलीकरण का परिणति क्या है, कि परिणति है कि हिंदी और तार्किकता में नहीं, यह परिवर्तन जो संस्कृत से हिंदी में हुआ और तार्किकता में नहीं हुआ। तो संज्ञा हम पढ़ लिए, आगे का हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।